नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय सप्तरस सृजन मंच के और अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसका नाम है दिल की बात डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला के साथ। और आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत दिन है क्योंकि आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो हैं अंशु आशु शर्मा जी। आशु शर्मा मुंबई से। पहले इनका मैं आपको परिचय करा दूं। आशु शर्मा जी केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट कर चुकी हैं और प्राइवेट कोचिंग के साथ साथ आप अनुवाद और संपादन का कार्य भी करती हैं। रॉबिन शर्मा का 5 AM क्लब, अभी और इसकी दाओ शॉल्ट इनोवेट, रियो ओकाबा की लॉज ऑफ मिशन का संपादन और अनुवादन किया है आपने, वाओ। और किताबे जिंदगी, कम ऑन, सक्सेस फॉर ऑल और टी टाइम गजल डलसेट रिकॉर्ड द्वारा रिलीज हुए आपके 2 गाने यूट्यूब पर भी हैं। बहुत खूब। और आप अपने यूट्यूब चैनल पर खुद की शायरी कहती हैं और आप मुक्त रूप से लिखती है बिना किसी बंधन के। वास्तव में जो इंसान की जो प्रकृति होती है ना, वो बंधन चाहती ही नहीं है, स्वतंत्रता चाहती है। और आप इस चीज को मुझे लगता है बहुत बखूबी समझती हैं और रिप्रेजेंट कर रही हैं। और बहुत सारे आपके लेख समाचार पत्र में लेख और कविताएं छपते रहते हैं। आपकी ये तीनों किताबें जिनका मैंने नाम लिया वो अमेज़न पर भी उपलब्ध हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं आशु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद इंदु जी। तो और सबसे पहले तो आपके इस मंच को नमन है, जहाँ पे स्थान मिला है मुझे, और आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। ये सौभाग्य तो हम लोगों का होता है जब कोई लेखक, कोई साहित्यकार या कोई कलाकार हमारे मंच पर आता है तो मंच की शोभा बढ़ जाती है। और ये मंच हमारा नहीं, आप हम सब का है। तो अंतर्राष्ट्रीय सृजन मंच और अभ्युदय, हम सबके अभ्युदय और सबके सृजन को आगे बढ़ाने का काम करता है। और आप तो वास्तव में बहुत स्थापित कवित्री हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मुझे आपसे बातें करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कहाँ बीता और कैसे बीता? मेरा बचपन जो है वो पंजाब में बीता। मैं मतलब पीछे से हम पंजाब के हैं, तो अच्छा। पंजाब में पठानकोट में मेरा बचपन बीता। हम्म। तो माता-पिता थे वो वहीं पे थे। ओके। और बचपन अच्छा बीता बिल्कुल प्रकृति के पास। जी। और उसके बाद शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई। हम्म। मेरे हस्बैंड दिल्ली में थे हम्म। और दिल्ली में रही मैं 2015 तक। उसके बाद मेरी बेटी म्यूजिक में है तो उसके साथ मैं मुंबई में आ गई। क्या बात है। तो अभी दिल्ली और मुंबई दोनों जगह ही हमारा मतलब होता घर रहता है, आना जाना। जाना आना है। और जी बेटी म्यूजिक में है, इसका मतलब है कि बेटी ने आपके गुण लिए हैं, कलाकारी वाले, साहित्य या कला से जो संबंध है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की कला जो है उनमें भी प्रस्फुटित हो रही है संगीत के माध्यम से। तो लेकिन आपने लेखन कब से शुरू किया और कवित्री कैसे बन गई? ये लेखन की कहानी भी बड़ी पुरानी है। बहुत जी। छोटी थी मैं जब 7th 8th क्लास में। तो जैसे छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ लिख लेना और बोल लेना। तो पर उस टाइम पे समझ नहीं थी इतनी इन चीज़ों की। हम्म। उस टाइम पे पता नहीं चलता था, ना ही सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वो था कि एकदम से आपको कोई हाँ, था इन्फॉर्मेशन ही मिले। नहीं, बिल्कुल। हम्म। तो बस हम्म। हम लिख लेते थे, आपस में 4 लोग बैठे उसमें कुछ भी बोल दिया, सुना दिया। फिर स्कूल हम्म। कॉलेज भी ऐसा ही हुआ कि शेरो शायरी करते रहना, हम्म। पढ़ते रहना। तो तब से ये शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद शादी हो गई, अपने उसमें बिज़ी हो जाता है, बच्चे होते हैं। जी। जब मैं मुंबई आई तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बेटी म्यूज़िक में मैंने आपको बताया कर रही थी, तो मेरे पास बड़ा टाइम होता था कि मेरे पास और कोई काम नहीं था ऐसा करने के लिए।
हुँ। साथी-साथी करती थी मैं, कोचिंग का काम हमारा होता है, लेकिन उसके बाद फिर भी बहुत सारा टाइम बचता है। तो उस टाइम में मैं वैसे ही लिखना या इस तरह का चीज़ें करती रहती थी। बाकी थोड़ा सोशल मीडिया से बहुत वो मिला कि वहाँ पे पेज बन जाता है, ये सब चीज़ें हैं। पहले हाँ। इतनी टेक सेवी नहीं थी, लेकिन अब धीरे-धीरे इन चीज़ों को देख के तो इस चीज़ में आई, तो वहाँ से मेरा लेखन का वो शुरू हुआ। 1-2 बार लिखा तो किसी ने बड़ा पसंद भी किया कि नहीं अच्छा लिखा है, आप करो, करो, तो बस जो मन में था वो सब लिखते चले गए। क्या बात है! तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये देखती हूँ कि प्रोत्साहन जो है बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लिखते हैं और लोग पसंद करते हैं, तो कहीं न कहीं लेकिन बिल्कुल, एक बीज जो है कहीं न कहीं अंतर में तो होता है। जैसे साहित्य के प्रति आपकी रुचि ज़रूर होगी बचपन से, क्योंकि बिल्कुल। उस रुचि के बिना लेखन का कार्य नहीं हो सकता है। तो साहित्य की रुचि क्या आपके माता-पिता में किसी में साहित्य के प्रति इंटरेस्ट था या कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई से ही आपका इंटरेस्ट आ गया, आपका झुकाव? नहीं, ये अगर मैं सोचूँ तो एक तरह से शायद जेनेटिकली चीज़ें हैं जो आगे अच्छा, आई हैं, ओके। क्योंकि मेरे जो मदर थी वो हुँ, तो मैथ्स की टीचर थी। अच्छा। तो उनका तो पढ़ाई-लिखाई में बहुत ध्यान था, लेकिन हुँ, उसके साथ-साथ वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें बताई जाती हैं, चाहे वो गानों के माध्यम से या फ़िल्मों के माध्यम से या किसी कहानी से, जैसे हमें बताया जाता था। ऑटोबायोग्राफ़ी किसी उसकी लेके समझाई जाती थी कि जैसे हुँ, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, तो उनके बारे में वो बताती थी कि हुँ, इनके हुँ, क्यों ओके। कहते हैं जी का हुँ, लाल, हुँ, इस कहानी होती थी। हुँ, मेरे पिताजी जो थे उनका लेखन में और ये म्यूज़िक में भी इवन बहुत रुचि रही है। उस हुँ, टाइम पे उन्होंने हारमोनियम भी अपने पास रखा हुआ था। ओके। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो वहीं से ही आई हैं कि उनको बहुत इन चीज़ों का मतलब रुचि थी और कहानियाँ ऐसी सुनानी हमें अभी ऐसा टाइम नहीं है, अभी सब कुछ जो है एनिमेटेड गूगल थिंग्स पर हैं, है। गूगल पर है और एनिमेटेड थिंग्स हैं। पहले तो बिल्कुल। कोई एक्चुअल कहानी सुनाई जाती थी। अब हुँ, की 32 पुतलियों की कहानी सुनाना, तो आजकल हुँ, किसी को पता ही नहीं है। राजा बिल्कुल भोज की कहानी, तो इस तरह से वो सही है। चीज़ें डेवलप होती हैं। तो कहीं न कहीं आपके पिता से आप में आई कला के प्रति रुचि और संगीत की रुचि आपके पिता और आपसे आपकी बेटी में आ गई। तो आपकी शायद आवाज़ सुन के भी लगता है कि आप बहुत सुंदर गाती होंगी। तो हम नहीं मैं ज़रूर गाती आपका नहीं हूँ। गाती अच्छा, नहीं हूँ मैं बस बोलती हूँ। नहीं लेकिन ज़रूर सुनती गाती बहुत होंगी। अच्छा हूँ। हाँ, हुँ, सुनती अच्छा हूँ, सुनती सुन अच्छा हूँ। मतलब बड़ी पेशेंस से मैं और बड़े इंटरेस्ट से सुनती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई गा रहा है तो गा रहा है चलो फटाफट खत्म हो, नहीं मेरे को इंटरेस्ट आता है उसमें सुनने में। इंटरेस्ट आता है खुद और आती हूँ। पता है अच्छा श्रोता जो है ना, वही बहुत अच्छा कुछ कर सकता है, अच्छा लिख सकता है, अच्छा काम कर सकता है क्योंकि जो पेशेंस होना चाहिए, वो पेशेंस आप में है और जैसा कि आपने बताया 2015 के बाद से आपने लेखन की ओर पूरी तरह से ध्यान दिया है। तो 2015 और अभी 2020 है, तो 5 सालों में आपने 3 किताबें लिख दी और तीनों कविता की किताबें हैं? नहीं, पहली वो किताबे ज़िंदगी है और टी टाइम गज़ल्स है। इनमें तो यही हैं कविताएँ, गज़लें इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ओके, जो कम ऑन सक्सेस फॉर ऑल है, हुँ, वो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है एक तरह से। मतलब उसमें आप मैंने टीचर भी रही हैं? मैं बेसिकली टीचिंग का ही काम करती हूँ, प्राइवेट कोचिंग का ही काम है मेरा। अच्छा, प्राइवेट हाँ, कोचिंग का काम करती हैं, तो हाँ किस जी, सब्जेक्ट पर कोचिंग का काम करती हैं? मैथ्स पर अच्छा, तो वो आपने मैथमेटिक्स। अपनी मम्मी से ले लिया, ओके। हाँ जी। बहुत बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने उसको लेकर के किताबें लिख दी? कोचिंग को लेकर के, कोचिंग के नहीं एक्सपीरियंस को कोचिंग को लेकर? लेकर नहीं, नहीं, नहीं उस एक्सपीरियंस को नहीं, मैंने बच्चों का माइंड जो है साइकोलॉजी वो रीड की और देखा कि बच्चे मतलब क्या एक चीज़ होती है हम कहते हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं है पढ़ने में, ये कर ही नहीं सकता। अब हुँ, आजकल तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ का एनालिसिस होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस एनालिसिस में क्या कर देते हैं कि नहीं ये बच्चा चल नहीं सकता। मेरा एक ही मानना है 5 साल फर्स्ट हुँ, 5 ईयर आप अपने बच्चे को दो, उसको जैसा मोल्ड करोगे वो हो जाएगा। बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक नहीं होता। क्या बात है! बहुत, 5 बहुत साल पहले सुंदर। सिर्फ दे दो, 5 साल में मेहनत कर लोगे उसके बाद हुँ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अरे ये वाह! चीज़ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा ही किया। ओके। तो वो चीज़ मैंने देखी है। और हुँ, एक जो आपने ये श्रोता वाली बात कही, ये भी बात मैं हमेशा कहती हूँ कि
कंपैरेटिवली अगर हम देखें, इट इज डिफिकल्ट टू बी ए गुड लिसनर। यू कैन वेरी बी ए गुड ऑरेटर, बट टू बी ए गुड लिसनर वेरी इज राइट, वेरी ट्रू, डिफिकल्ट, वेरी क्योंकि ट्रू। उसमें पेशेंस चाहिए। ऑरेटर में यस। तो आप बोल रहे हो, जी। आप अपना काम कर रहे हो। लिसनिंग में आप दूसरे को सुनना है, तो आपको बहुत पेशेंस और एक इंटरेस्ट चाहिए उस चीज में। और नॉलेज बहुत गेन होता है उससे। बिल्कुल अगर बिल्कुल आप सुनते हो तो ज्यादा सीखते हो, बोलते हो तो कम सीखते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। बहुत सही बात है। तो आपकी किताबें हैं आपके पास? देखना चाहूंगी अगर सामने है तो। अभी मेरे पास एक बुक है मेरी, बाकी दो दिखाई। अभी है नहीं है, थोड़ा घर पे। अच्छा, टी टाइम गजल्स नाम ही रखा है आपने? वाओ, बहुत हाँ जी, सुंदर। टी बहुत टाइम सुंदर, गजल। और हमारे आज के ये बैकग्राउंड से बड़ी मैच कर रही है, इसके बैकग्राउंड भी। वो मैं बहुत लिंक सुंदर। आपको बाद में सेंड करूंगी अपने ईमेल जरूर जरूर पर। मुझे लिंक सेंड करें, हाँ जिससे कि जी, जिन्हें भी ये किताब चाहिए हम दे सकें। बिल्कुल। और ये बताइए कि ये लिखते लिखते आप संपादन में कैसे चली गई? एक्चुअली हमारे टाइम पे मैं वही कहती हूँ कि थोड़ा एजुकेशन का कह लो स्टैंडर्ड अलग था, या क्या था कि हमारी लैंग्वेजेस सारी जो हैं वो अच्छी हैं। हम्म। कि हम हिंदी, एक ही सब्जेक्ट होता था हिंदी, इंग्लिश बिल्कुल। सब्जेक्ट होता था। जी। मैं तो पंजाबी भी जानती हूँ क्योंकि मैं हाँ। पंजाब से हूँ। बिल्कुल। उर्दू मैंने अभी लिखना सीखा है, बहुत वो फास्ट नहीं हूँ उसको लिखने में, लेकिन क्या मैं बात है। लिख पढ़ लेती हूँ उसको। बहुत सुंदर। तो एक जो लैंग्वेज होती है उसको समझना वो बहुत जरूरी होता है। हम्म। और आपका जब आप शुरू से मतलब इन चीजों पे स्ट्रेस देते हो, अब क्या हो गया, सारी लैंग्वेज जो है स्लैंग लैंग्वेजेस चलती हैं, आप देखो ना प्रॉपर हिंदी है ना प्रॉपर इंग्लिश है। कुछ भी प्रॉपर नहीं है। हाँ, तो उस चीज बिल्कुल। का डिफरेंस जो था वो रहा। और हम्म। एक इसमें ये भी चीज है कि बचपन में जो आपको लगता है कई बारी कि पता नहीं आप ऐसे ही कर रहे हो, वो काम कई बारी बहुत फायदा देते हैं। हम्म। बचपन में कुछ जैसे मैंने आपको बताया, मेरा जो सिटी था पठानकोट, वो एक छोटा सिटी है, टाउन टाइप सिटी था। अब तो जी। डेवलप हो गया, तब बहुत टाउन टाइप था। हाँ तो हाँ। वहां पे लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। अब हम्म। वहां का कोई बच्चा जो है वो कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो आसपास वाले क्या होते हैं, कोई भी पेपर आता है, क्योंकि अभी बहुत सारे पेपर हमारी कंट्री में तो ऐसा है, खासकर लॉयर्स वगैरह के पेपर होते हैं तो वो इंग्लिश में ही होते हैं। हम्म। तो मेरे से पूरे पूरे ट्रांसलेट करवाने आते थे, मैं लिख के देती थी उनको, ट्रांसलेट करके देती थी, इसमें हम्म। ये लिखा है, अब आप इसको समझ लेना। हम्म। तो वो पता नहीं वहीं से शुरुआत हो गई। मतलब ट्रांसलेशन से शुरुआत हो गई, और ट्रांसलेशन करते करते आपने संपादकीय भी शुरू कर दिया, संपादक भी बन गई आप। तो संपादक की जो आपकी किताबों के नाम मैं देख रही हूँ वो थोड़े से इंग्लिश वाले, अलग भाषाओं के से लग रहे हैं, तो ये हाँ, कैसे ये हुआ? फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं, ये फॉरेन ऑथर की बुक्स हैं सारी। जी। तो बस ये थोड़ा सा वो पता चला तो लिख के दिया कि हाँ हम करके दिखा देते हैं। जब करके दिया तो उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने बोला ठीक है आप इसकी पूरी एडिटिंग करो। हम्म। और बेसिकली एडिटिंग इज क्रिएटिविटी। आई नो। आपको एक राइटर के दिमाग तक पहुंचना है कि वो क्या लिखना चाह रहा क्या है, लिखना और चाहता है। आपको उसको समझ के ठीक करना है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने की है, मैंने कुछ कहानियों की है, अभी एक किताब की और अनुवाद कर रही हूँ, तो वास्तव में जो आपने कहा ना कि वो रीड करना है कि लेखक क्या हाँ कहना कि चाहता है, हाँ, और ये नहीं उसको कि हम वो क्या सही मायने समझते में हैं। अनुवाद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। ये नहीं अ, देखना कि हम क्या समझते हैं, वो क्या हाँ, कहना चाहते हैं वो वो क्या कहना चाहते हैं, वर्ड अगर आप शब्दों के हिसाब से अनुवाद करते हो तो वो सही नहीं बैठता है। नहीं आता। बिल्कुल लेकिन अगर आप रीड कर पाते हो उसके अंदर के एसेंस को, उसमें क्या कहना चाहता है, और फिर जब आप उसको लिखते हो ना, तो वो बिल्कुल वास्तव में बिल्कुल वही प्रभाव डालता है जो कि ओरिजिनल डालता है। ओरिजिनल, बिल्कुल बिल्कुल तो सही ये कहा। अनुवाद में ये चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे बिल्कुल। भी बड़ा शौक है अनुवाद करने का। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा करती हूँ, मैं करती रहती हूँ, और बहुत बहुत आनंद भी आता है उसको करने में। हाँ जी। तो निश्चित ही वो क्रिएटिविटी है। तो आपने, मतलब मैं ये देख रही हूँ कि बचपन से आगे बढ़ते बढ़ते, जो कि आपने लेखन के बारे में बहुत सीरियसली कभी नहीं सोचा था, और नेचुरली आम भारतीयों वाली जो गृहिणियों की बात है कि हम घर संसार में फंस जाते हैं तो उसमें उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बचपन का बीज जो हमारे अंदर है ना, जैसे ही उसके खाद और पानी मिलता है, मैं कहूँ समय मिलता है,
वैसे ही वो प्रस्फुटित हो जाता है और इस तरह से आपके अंदर वो बीज बड़ी प्राकृतिक रूप से जैसे प्रस्फुटित हुआ कि समय मिला और वो जो अंदर कहीं न कहीं था और आपके भाव पन्नों पे आने लग गए। तो मैं आपकी एक अच्छी-सी कविता सुनना चाहूँगी। बिल्कुल। जी, आज मेरे पास यही बुक है किताबे ज़िंदगी, मैं इसी की 2-4 कविताएँ ज़रूर आपको सुनाऊँगी। ज़रूर, ज़रूर सुनाइए। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। हाँ, मैं शुरू करती हूँ। स्वागत है। थैंक यू। तेरा खुद को मेरी बातों में ढूँढना, अधूरा तारुफ भी किसी से क्या कमाल करता है। वक़्त भी आईना है एक, जब मज़ाक नहीं करता, तो फिर क्यों सवाल करता है। क्या बात है! इख्तियार में नहीं है मेरे, कैसे यकीन ना करूँ तुझ पर, हुँ, वो बातें बेमिसाल करता है। वाह! बहुत सुंदर। हैरान हूँ मैं उसके रवैये पर, आँधी से शिकायत नहीं, पर हवा के रुख पे बवाल करता है। क्या बात है! बहुत सही कहा। मंज़र में हम अकेले नहीं हैं, हुँ, वक़्त दिखता नहीं है, पर उम्र रफ़्ता का हिसाब करता है। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत, बहुत सुंदर लिखा है आपने। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगता है कि संवेदना बहुत ज़रूरी होती है। कविता लिखने के लिए संवेदना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और संवेदना की जो पकड़ होती है, वो पकड़ हमसे कविता लिखवा देती है। कुछ न कुछ ऐसे शब्द हम लिख देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा किस्सा कोई संवेदना जो आपको छू गई हो? देखो ये जो संवेदना वाला पार्ट है कि छू गई हो, जो संवेदनशील होते हैं ना, हुँ, उन्हें हर छोटी-छोटी बात ही छू जाती है। बिल्कुल। बड़ी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन जहाँ पे ये चीज़ आती है ना कि मैं एक मेरा शेर इस चीज़ के ऊपर भी है, हुँ, जो लिखा है वो ये नहीं है कि मैं उस दौर से गुज़री हूँ। मैंने जो लिखा है वो मैंने मतलब कहीं न कहीं ख़्यालों में कह लो या एकदम बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो पक्की बात है। तो महसूस करके लिखा है। तो बिल्कुल, संवेदना बिल्कुल। का मैंने ऐसे देखा है कि जिसके अंदर संवेदना है, उसके अंदर इतनी चीज़ के लिए भी, इवन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी बड़ी संवेदना होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है? बहुत सही बात। कि एक अलग-सा एक अटैचमेंट, एक अलग-सी केयर वो चीज़ रहती है। बाकी जो है कि लाइफ़ में कैसे-कैसे वो जाते हैं या कौन-सा बड़ा संवेदनशील है, तो ऐसे बहुत से किस्से होते हैं। अब बचपन याद आता है तो बचपन की कुछ चीज़ें हैं, अब अगर कोई नहीं है, पेरेंट्स नहीं हैं, तो वही संवेदना बन जाती है। लेकिन मैं ऐसे कभी किसी से इस तरह से नहीं हुआ कि हाँ, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके मैं बड़ी संवेदनशील हो गई हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल ही संवेदनशील हूँ, हर चीज़ को लेके। मुझे नहीं, हमेशा नहीं, आप कवि हैं, तो इसका मतलब आप संवेदनशील हैं और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि हम जब जो भी कविता लिखते हैं ना, एक सवाल ज़रूर सामने वाले की आँखों में लहराता है। अगर कोई आपने बहुत संवेदनशील कविता लिखी है, तो सामने वाला कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में उतरने की कोशिश करता है कि शायद आपने उसको भोगा है, उस दर्द को भोगा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है कि उस दर्द को हमने भोगा है। हमने उसको महसूस किया है दूसरों की आँखों में, दूसरे के जीवन में, बिल्कुल, बाहर की परिस्थितियों में और वो कहीं न कहीं हमारे अंदर तक चली जाती है। और जो चीज़ें अंदर चली जाती है फिर वो या तो आँसू बनकर टपकती है या शब्द बनकर टपकते हैं। और कवि बिल्कुल। हैं इसलिए शब्द बनकर टपक जाते हैं। तो वो बड़ी सही-सी बात है आपकी। लेकिन बहुत सारी ऐसी मैं सोचती हूँ अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं। मेरा इस प्रश्न का सवाल यही था कि कोई ऐसी संवेदना ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में उससे गुज़रे हों, लेकिन किसी की ज़िंदगी की कोई ऐसी संवेदना जो आज भी कहीं न कहीं एक टिस पैदा करती है, एक दर्द पैदा करती है। और जब हम कुछ लिखने बैठते हैं दर्द भरा ना, तो कहीं न कहीं वो मंज़र सामने आ जाता है। तो वैसी कोई संवेदना आपके जीवन की? हाँ, वैसे एक ही संवेदना है, मैं मतलब अदरवाइज़ लाइफ़ में बहुत कह लो खुश हूँ और कोई मेरे को मलाल नहीं है, कोई गिला नहीं है किसी से। बिल्कुल। लेकिन एक ही चीज़ है कि अनफॉर्च्यूनेटली मैं अपनी मदर को 1.5 साल पहले मिली नहीं थी और जब मेरे को पता चला
तो मैंने उनकी सीधी मतलब उनकी तब डेथ हुई थी, तो वो मेरे माइंड में एक बहुत बड़ी चीज़ अभी तक घर कर गई हुई है कि घर मेरे को उनको मिलना था और मैं लास्ट में उनको मिली नहीं। मिली नहीं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अभी एक अपने यूट्यूब चैनल पे माँ करके वो पोएट्री भी थोड़ी-सी की थी। तो याद है वो पोएट्री आपको? हाँ, थोड़ी-थोड़ी याद है। सुनाएँगी? सुनाना चाहेंगी तो जितना कि ज़बरदस्त। मुझे याद है, मैं जितना कि याद है मैं आपको सुनाती हूँ। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। वो है तेरी बाहों में हमने माँ स्वर्ग के झूले झूले हैं, तेरे आंचल की खुशबू माँ आज तलक नहीं भूले हैं। क्या बात है! तेरे हाथों की रोटी के तेरी रोटी की खुशबू के हुँ, आज भी हम भूखे हैं, अश्क हैं बहते आँखों से, गीले नहीं पर सूखे हैं। क्या बात है! बहुत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लिखा आपने। 2 और हैं, कुछ इस तरह से हैं कि यही दुआ है बस मेरी, हर जन्म तेरी मुझे गोद मिले। कुछ इस तरह से आगे लाइन है, मेरे को अभी बिल्कुल उसमें याद नहीं है वो लाइन। नहीं, नहीं, मुझे तो खुद अपनी कविताएँ याद नहीं रहती हैं बिल्कुल भी। हाँ, अब बहुत सारी लिख ली, पहले बहुत 2-4 थी सारे जब तो याद रहता था, याद अब रहती थी। इतनी सारी लिख ली हैं कि इवन जब पब्लिशिंग के लिए बुक देनी होती है तो हुँ, सोचना हुँ। पड़ता है ये दे दी है पहले या नहीं दी है, लिख-लिख के बार-बार यही हमारे साथ ये समस्या तो मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होती है। इस चक्कर में मैं दे नहीं पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। नहीं, बहुत सुंदर। एक्चुअली माँ शब्द ऐसा है ना कि बहुत संवेदना वाला शब्द है। मुझे लगता है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा संवेदनशील अगर कोई शब्द हो सकता है, माँ और उसकी ममता ही हो सकती है। तो उसको समझ सकती हूँ। तो ये जो लेकिन मैंने एक चीज़, जैसे आप अभी आपसे बात कर रही हूँ और भी मैंने बहुत लोगों से बात की है इधर में, तो जिनसे भी मैंने बात की है, जैसे कवित्री के रूप में अगर मैं बात करती हूँ, तो मुझे जो एक चीज़ समझ में आती है, वो ये समझ में आने लग गई है कि हम जो भारतीय स्त्रियाँ हैं, वो शादी के पहले जितनी भी कलात्मक हो, जितनी भी हम अच्छी किसी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हों, लेकिन शादी के बाद कहीं न कहीं हम अपने परिवार के साथ बंध जाते हैं। और उसके बाद हम अपने आप को बिल्कुल साइड रख देते हैं। यही संवेदना है माँ वाली, कि वो जब माँ बन जाते हैं तो हमारे लिए बस बच्चा, उसके आगे हमारी जीवन नहीं होता। बच्चा और हमारा परिवार हमारा जीवन बन जाता है। और वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसके बाद जो एक खाली स्पेस हमारी लाइफ में आता है, क्योंकि बच्चे भी अपनी लाइफ में होते हैं, परिवार के अन्य लोग भी लाइफ में थे। बिल्कुल। वो स्पेस जो है ना, कहीं न कहीं अगर हमारे अंदर ग्रो करता है, कहीं न कहीं वो बीज अगर हम उसको ग्रो करने की का अवसर देते हैं, तो आशु शर्मा जैसी कवित्री निकल कर आती है। और ये मैंने और ये बहुत-बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि आप जैसे लोग, मुझे लगता है, एक उदाहरण बनते हैं उन औरतों के लिए। मैं कहती हूँ आज की जो जनरेशन है ना, जो आज की जनरेशन के पहले जो हमारी और आपकी जो जनरेशन है, वो जनरेशन में जो सबसे ज़्यादा समस्या है, वो डिप्रेशन की है। क्योंकि एक समय के बाद हम, जब हमने अपने 20 साल 25 साल पूरा जीवन जो हमने अपने परिवार के प्रति दिया है, जब ये समझ में आता है कि अब परिवार को हमारी ज़रूरत नहीं है, या ये समझ में आता है कि परिवार अब अपने आराम से, अपने हिसाब से जी रहा है, तो एक अंदर जो खालीपन आता है कि अब मैं क्या करूँ? क्योंकि वो 25 साल हमारे लिए बड़े मायने रखते थे, और बाद के जीवन को मायने देना है, तो हमें कहीं न कहीं अपने को अभिव्यक्त करना है। जैसे आप कवित्री बन गई, कोई कलाकार बन जाए, कोई चित्रकार बन जाए, कोई पेंटर बन जाए, बिल्कुल, जिसके बिल्कुल। जो जिस क्षेत्र में जिसका इंटरेस्ट हो। तो इस प्रोग्राम को करने का ना मेरा एक मकसद सबसे बड़ा ये भी है कि लोगों को ये पता चले कि हम कभी भी अपने आप को खाली ना समझें, उस खालीपन को हम ग्रो करने के लिए लगाएँ। जैसे एक पौधे को, जैसे बच्चा जब पेट में होता है, उसको ग्रो करने के लिए 9 महीने हम देते हैं, और उसके बाद 20-25 साल एक माँ उसके पीछे लगा देती है, उस बच्चे के जीवन के पीछे। तो बिल्कुल। बस हमें भी अपने आप को, जब ये खालीपन हमें मिला, वो बच्चा हमारा ग्रो कर गया, तो हमारे अंदर का जो एक बच्चा है ना, वो अब ग्रो करना चाहता है। और आपने उस बच्चे को बड़ी खूबसूरती से ग्रो किया है। 4 साल 5 सालों में इतना सारा कुछ लिखा, अनुवाद भी किया और संपादन भी किया।
इसमें मैं 2 शब्द सिर्फ ये बोलूँगी कि जी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है कि हमारी सोच कैसी है। हुँ, अब ये चीज़ शिकायत करने की जब शादी होती है, तो देखो एक नया परिवार मिलता है। बिल्कुल। उस परिवार में हम एडजस्ट होते हैं। हुँ, परिवार में हमारी अपनी आज हम अगर खुश हैं, तो इस कारण खुश हैं क्योंकि हमारे पास परिवार है। हुँ, हुँ, जिनके पास परिवार है, वो लोग अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझें कि आप लोगों के पास परिवार है। हुँ, और हम भारतीयों की तो मैं बहुत बड़ी खुशकिस्मती मानती हूँ इस चीज़ को कि हम जी, अपना बचपन 2 बार जीते हैं। 2 एक बार बार जीते। अपना बचपन जीते हैं, एक बार जब बच्चे बचपन में होते हैं, बिल तो हम भी बचपन में होते हैं। हुँ, और मैंने बखूबी जिया, मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी, मैंने अपनी हुँ, बेटी के साथ खूब बचपन जिया अपना। हुँ, ठीक है ना? तो उस चीज़ में क्या होता है कि अगर हम इस तरह की सोच रख के आगे चलते हैं, हुँ, मना कोई नहीं करता किसी को कि कोई जो मतलब करना चाहेगा वो करेगा, करेगा। कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हुँ, अगर आपके अंदर कहीं कोई किसी भी तरह का आर्ट है, तो मैंने ये देखा है वो निकल ज़रूर आता है, किसी न किसी उसमें भी निकल आएगा। लेकिन ईमानदारी से वो एक डेडिकेशन और अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। उसमें। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है कि हमारा जैसा कल्चर है, मैं इंडिया के इस वाइज़ कल्चर की बहुत ज़्यादा फ़ेवर में हूँ। मुझे जॉइंट फैमिलीज़ अच्छी लगती हैं, परिवार संयुक्त रहने चाहिए, बड़े-बूढ़े सब, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वहीं से ही सीख शुरू होती है। हुँ, आज अगर मैं कुछ लिखती हूँ, तो ये वही सीख है, क्योंकि फैमिली छोटी नहीं थी। पेरेंट्स तो एक तरफ अलग हो जाते हैं कि पेरेंट्स हैं, सिस्टर है मेरी और भी हैं मेरे मतलब मैटरनल अंकल आंटी सारे हैं, पैटर्नल वो हैं, तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को। बहुत सही। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। बहुत, बहुत, बहुत सुंदर आपने बात कही कि एक तो संयुक्त परिवार और भारतीय संस्कृति, ये बिल्कुल, आपको बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ करने और ये बड़ी सही बात कही कि जो कुछ करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो मुझे बिल्कुल, मेरी कविता की एक लाइन याद आ गई कि फूलों को कैद करने से क्या होगा, खुशबू को कर सको तो बताना। क्या बात है! तो बहुत बढ़िया, हाँ। तो ये बात ये हो जाती है कि खुशबू को हम कैद तो नहीं कर सकते, नहीं कर लेकिन समय रहते उसको बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी है, फैलने देना भी बहुत ज़रूरी है। और जब बिल्कुल, समय मिले, उम्र तो एक गिनती होती है, मैं ऐसा मानती हूँ कि उम्र एक गिनती होती है। अगर आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हो, तो किसी रूप में, किसी न किसी रूप में अगर हम अपने आप को अभिव्यक्त करते चलेंगे ना, तो ये जो डिप्रेशन नाम की जो नई बीमारी आई है ना, वो तो भूल ही जाएँगे लोग कि वो कोई बीमारी भी होती है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस समय उम्र को भूल जाना चाहिए। तो बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा आपसे, लेकिन अंत में मैं चाहूँगी कि आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? कोई मैसेज, कोई बात, कुछ जो आप कहना चाहो सभी के लिए जो हमें सुन रहे हैं? मेरी एक ही चीज़ है कि हाँ लिखना या मतलब चाहे शायरी करनी गज़लें लिखनी, कविता लिखनी, किसी भी तरह की पोएट्री जो भी आप लिखते हैं या जो भी है, जो भी दिल से निकलता है, हुँ, जो भी दिल से निकलता है, उसे उतारो पन्नों पे खूब लिखो उसको। वो हुँ, वही चीज़ें हैं जो आज आप शब्द लिखते हो, वो कल को जुमले बनते हैं और वही जुमले कल को कहाँ के कहाँ आपका उस चीज़ का मतलब अगर हम देखें तो अर्थ ले जाते हैं। बहुत सुंदर। जी, उस चीज़ को। तो मेरा सभी से यही है कि हाँ एक चीज़ मैं बीच में बोलना भूल गई उसमें कि अभी एक आपने ये जो कहा ना संवेदनशीलता, मैंने अभी एक पोएम लिखी थी। हुँ, पोएम मुझे वैसे इतनी याद नहीं है, हल्की-फुल्की याद है लेकिन मैं वैसे बताना चाहूँगी, वो मैंने बेटा पे लिखी थी। जी, कि वो मैंने बेटा के ऊपर पोएम लिखी हुई है कि हम सिर्फ बेटी, बेटी, बेटी ही करते हैं। बेटे जी, की भी जो हैं चीज़ें आप वो समझो उस चीज़ को। तो मेरा एज़ राइटर एक ही चीज़ कहना है कि किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन जो है, जो हम एक कह लो कि डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। लेखक के मन में कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेखक के मन में एक ही चीज़ होता है, एक इंसान, एक सोल, एक आत्मा, बस उसके अलावा कुछ नहीं होता। क्या बात है! मैंने जब भी लिखा है वो यही लिखा है। बहुत मेरे सुंदर, माइंड में बहुत किसी के सुंदर। लिए वो नहीं रहता, ऊपर-नीचे वो नहीं है। लेखक के लिए बस एक ही संवेदना और एक ही इंसान है, एक ही आत्मा है बस। बहुत, बहुत सुंदर बात आपने कही कि लेखक के लिए एक संवेदना, एक आत्मा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अलग-अलग नहीं, बेटा और बेटी।
जितनी बेटियाँ महत्वपूर्ण है उतना ही बेटा और बेटा जितना है उतना ही बेटियाँ। मतलब इंसान के रूप में एक लेखक जो इंसान के रूप में अपने आप को देखता है और दूसरों को भी एक इंसान के रूप में ही परखता है, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है। और मुझे लगता है सबसे सुंदर लेखन वही होता है जहाँ भेदभाव ना हो। तभी आप सच को बाहर ला सकते हो। तभी हम प्रकृति के पास है ना, ये तो प्रकृति के प्रकृति ने पास हैं सब बनाया। और पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, किसी तरह की भेदभाव नहीं करने से वो जो जब निकल कर आता है तो वो बड़ा प्योर होता है, ओस की बूंद की तरह। बहुत-बहुत सुंदर और आप दिखती भी ओस की बूंद की तरह और आपका नाम भी आँसू है। तो बिल्कुल ओस से मिलता-जुलता सा नाम। बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। ऐसे समय में जबकि आपके घर में शादी भी है और उसके बाद भी आपने अपने हमारे लिए समय निकाला, हम सबको अपने अपने आप से परिचित करवाया, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से लोगों को एक इंस्पिरेशन, इस प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हमें रुकना नहीं है, हमें काम करते रहना है। हम जिस तरह से भी चाहे कुछ ना कुछ करना है, हमें कभी नहीं सोचना है कि हमारी उम्र हो गई है, हमें ये अब हम क्या करें? तो ये चीज़ें जो है सही रास्ते पर नहीं लेकर जाती हैं, बल्कि आप अपने आप को अभिव्यक्त करो, किसी भी रूप में करो। और आपको देखकर बिल्कुल समझ आता है कि बहुत-बहुत सुंदर काम आप कर रही हैं और साथ में अनुवाद और संपादन भी कर रही हैं, तो क्षेत्र बड़ा होता जा रहा है। तो बहुत-बहुत बधाई आपको और बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आप ऐसे ही लिखती रहो और हमें ऐसे ही आपकी कविताएँ सुनने को मिलती रहे। मैं धन्यवाद। बहुत-बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ और आपने मुझे इस मंच पे मौका दिया है और इतनी अच्छी बातें आपने कही हैं और बताई हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।